नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नोत्तर की सीरीज़ में एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल या फिर डी राजनीतिक प्रमुख मंत्रिपरिषद सहित। इसका राइट आंसर है ए भारत का राष्ट्रपति। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न हैं। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कथन ए सही है और संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी मंत्रियों के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा, डी मंत्रिमंडल के द्वारा। इसका राइट आंसर है ए सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति होता है। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(a) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 53 या फिर डी अनुच्छेद 54। इसका राइट आंसर है सी अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। ए राष्ट्रपति में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में या फिर डी संसद में। इसका राइट आंसर है सी राष्ट्रपति में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल या फिर डी इन तीनों में। इसका राइट आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति में। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर, कार्यपालिका शक्तियां सरकार व व्यवसाय चलाने से संबंधित है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? इसका राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण है, ए का नहीं है स्पष्टीकरण ए का। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण
कथन एवं उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। बी, आर, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। इसका राइट आंसर है सी, ए सही है और आर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री या फिर डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। का राइट आंसर है बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? ए, प्रत्यक्ष रूप से, बी, अप्रत्यक्ष रूप से, बी, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, सी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। संविधान के अनुच्छेद 55(3) के तहत भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्षतः भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण आर, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसका राइट आंसर है सी, ए और आर दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ए, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, बी, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या डी, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। इसका राइट आंसर है बी और सी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर है डी, फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, थर्ड, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और फोर्थ, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है, इसका राइट आंसर है दिल्ली और पांडुचेरी। इसका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या फिर डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। इसका राइट आंसर है डी, राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन गण के सदस्य हैं? ये क्वेश्चन अभी हमने देख लिया है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने इस प्रश्न की व्याख्या के साथ देखा है। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा अंतःस्थापित राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर है सी, लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी हमने यहाँ पे देख लिया है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? इसका राइट आंसर है डी, निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। बाकी सब सही है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। तो इसका डी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें संसद तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कि वो कम से कम 10 वर्षों के लिए निर्वाचन द्वारा, 20 वर्षों के लिए निर्वाचन द्वारा, 5 निर्वाचकों द्वारा, 15 निर्वाचकों द्वारा। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचित सांसदों में विधायक का प्रस्तावक होना आवश्यक है तथा साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। इसका राइट आंसर है सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ए लोकसभा स्पीकर, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, अनुच्छेद 56(2) के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ये हम पहले देख चुके हैं इस प्रश्न को। इसका राइट आंसर है भारत के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी लोकसभा के द्वारा, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर डी संसद द्वारा। इसका राइट आंसर है डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड फर्स्ट के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 356 के द्वारा, बी अनुच्छेद 75 के द्वारा, सी अनुच्छेद 76 के द्वारा, डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। इसका राइट आंसर है डी अनुच्छेद 61 के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 53 के अनुसार, बी अनुच्छेद 61, सी अनुच्छेद 74 या फिर डी अनुच्छेद 13। इसका राइट आंसर है बी अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ए सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी महाभियोग द्वारा या फिर डी न्यायालय में ट्रायल द्वारा। इसका राइट आंसर है सी महाभियोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ए लोकसभा द्वारा, बी राज्यसभा द्वारा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा या फिर डी उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। इसका राइट आंसर है सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगाएगा और अनुच्छेद 61(3) के अनुसार दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? ए अनुच्छेद 39, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 61 या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 61। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर है ए संसद के दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? ए भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या फिर डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। इसका राइट आंसर है डी संसद के दोनों सदनों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 21 दिन या फिर डी 30 दिन। इसका राइट आंसर है बी 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है जब वह संसद का कोई सदन इस प्रकार का आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 61(2) के अनुसार ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषदें या फिर डी राज्यों की विधानसभाएं। इसका राइट आंसर है डी राज्यों की विधानसभाएं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती, जबकि अनुच्छेद 54(ख) के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर है ए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद रिक्त स्थान पर भर लिया जाना चाहिए। ए 90 दिनों में, बी 6 माह में, सी 9 माह में या फिर डी 1 वर्ष में। इसका राइट आंसर है बी 6 माह में। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उससे रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले ही किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए, रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या होगी? इसका राइट आंसर है डी, 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? ए 5 वर्ष, बी 1.5 वर्ष, सी 1 वर्ष या 6 माह। इसका राइट आंसर है डी, 6 माह। अगला क्वेश्चन है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका राइट आंसर है सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? ए राज्यसभा का उपसभापति, बी भारत का महान्यायवादी, सी लोकसभा का अध्यक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर है डी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय में बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। इसका राइट आंसर है बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, कारण राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अनुच्छेद 361(1) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई में उन्मुक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ए 39वें, बी 40वें, सी 42वें या फिर डी 44वें। इसका राइट आंसर है डी, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 द्वारा अनुच्छेद 74A में परंतु जोड़ा गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? ए भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, बी लोकसभा की अनुशंसा पर, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या फिर डी राज्यसभा की अनुशंसा पर। इसका राइट आंसर है सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अनुच्छेद 85 2 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की वह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के तहत अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सलाह पर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर है डी, मंत्रिपरिषद को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, सी संसद द्वारा या फिर डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसका राइट आंसर है बी,
वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, सही नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।